सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सुपर प्राइम टाइम, मैं हूं दिनेश गौतम। रूस और अमेरिका में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। जापान सागर में दोनों मुल्कों के बीच जोरदार टक्कर होते होते बची। महज 65 गज की दूरी पर दोनों मुल्कों के युद्धपोत खड़े थे। रूस ने दावा किया है कि उसने जापान सागर में अमेरिकी वॉरशिप को खदेड़ दिया है। बीच समंदर में 50 सेकंड तक यह तनाव उसी जगह बना रहा जहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर चीन और रूस की नौसेना वॉर एक्सरसाइज कर रही है। समंदर में तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि रूस सिर्फ 20 मिनट में अमेरिकी शहरों को तबाह कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति की इस धमकी के बाद अमेरिका ने भी आंखें तरेरी हैं। इन उड़ते अग्निबाणों की आक्रामकता को समझिए, बरसते बारूदी ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता को जानिए, ऐसे ही धरतीफाड़ धमाके का अंदाजा लगाइए। महसूस कीजिए इस प्रचंड प्रहार की तीव्रता को। कल्पना कीजिए बम वर्षक विमानों से होने वाली ऐसी बारूदी वर्षा के बारे में, जिससे जर्रा जर्रा थर्रा उठे, कोना कोना कांप जाए। कमोवेश ऐसे ही प्रचंड प्रहार और जोरदार पलटवार की विध्वंसक आशंका फिर आकार ले रही। दुनिया को बड़ी अनहोनी की आहट सुनाई पड़ रही। 76 बरस बाद एक बार फिर से सबसे विनाशक युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति ने नई लकीर खींच दी। आक्रामक अंदाज के लिए विख्यात व्लादिमीर पुतिन ने अपने पुरातन दुश्मनों को फिर से बारूदी चेतावनी दी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Поэтому вы разработали гиперзвуковое оружие, которое является высокоточным и летит со скоростью 3 маха? Нет. 3 маха это в Штатах разрабатывают, но и то побольше. Наши системы летят со скоростью свыше 20 махов. Это не просто гиперзвуковые, это межконтинентальные ракеты. Это гораздо более серьезное оружие, чем мы сейчас сказали. Они стоят на боевом дежурстве уже в России. Но в других странах тоже разрабатываются подобные системы. रूसी राष्ट्रपति ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल परमाणु मिसाइलों का जिक्र किया। उन्होंने अमेरिका के शहरों की बर्बादी की विस्तार से व्याख्या की। इसके उदाहरण समेत व्याख्या करेंगे, मगर उससे पहले जानिए कि उन्होंने अपने जानी दुश्मन के लिए ये बात तब कही जब वो मॉस्को में एनर्जी फोरम पर बोल रहे थे। पुतिन ने जो कहा उसका सीधा सीधा मतलब ये कि रूस के पास 24,696 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने वाला हथियार है। सिर्फ 20 मिनट में रूसी मिसाइल अमेरिकी शहरों को तबाह कर सकती है। रूस कभी भी अमेरिका पर मिसाइलें दाग सकता है। नाम लेकर अमेरिका को चेताने के बाद पुतिन ने यह भी कहा कि उनके विध्वंसक हथियार से इस वक्त किसी को खतरा नहीं है। Здесь нет ничего необычного. Высокотехнологичные армии мира будут иметь такие системы. Будут и в ближайшее время. Здесь нет ничего необычного.
Обращаю ваше внимание на то, что мы, имея такие системы, и впервые в истории, обогнали... इसीलिए डर है, खौफ है, आशंका है, आहट है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन जैसी शख्सियत जब सीधे सीधे अपने शत्रु का नाम लेकर जुबानी शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो रक्षा विशेषज्ञों को जंगी आहट सुनाई पड़ने लगती है। बड़ी बात यह है कि पिछले हफ्ते ही रूस ने कहा है कि उसने पहली बार जिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल को पनडुब्बी से टेस्ट किया है। ये रॉकेट 6670 मील प्रति घंटे की स्पीड से एक परमाणु पनडुब्बी सेवेरोडविंस्की से लॉन्च किया गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल को सफेद सागर की सतह से लॉन्च किया गया था और इसने सफलतापूर्वक बेरेंट सागर में टारगेट को भेदा था। और अब रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिकी शहरों की तबाही की भविष्यवाणी कर दी। व्लादिमीर पुतिन ने ऐसे वक्त पर यह बात कही जब रूस और अमेरिका के बीच तनाव फिर शीर्ष पर है, जब चीन और रूस मिलकर सुपर पावर पर प्रचंड प्रहार करने की फिराक में है, जबकि रूस ने दावा किया है कि उसके इलाके में अमेरिकी वॉरशिप घूम रहा है। ये दृश्य जापान सागर का है। इसमें दिख रहा ये विनाशक युद्धपोत अमेरिका का है। इसी वॉरशिप को खदेड़ने का दावा किया है रूस ने। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐसा ही वीडियो जारी किया है। रूस का दावा है कि अमेरिका की एंटी सबमरीन वॉरशिप जापान सागर के पीटर द ग्रेट गल्फ स्ट्रेट में महज 60 गज की दूरी पर अमेरिकी विध्वंसक जहाज यूएसएस चाफी के सामने खड़ा है और कुछ देर बाद अमेरिकी विध्वंसक जहाज वहां से लौट जाता है, जिसके बाद रूस की तरफ से दावा किया गया है कि उसने अमेरिकी विध्वंसक जहाज को खदेड़कर भगा दिया क्योंकि अमेरिकी जहाज उसके क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूएसएस चाफी विध्वंसक जहाज उस इलाके में आ गया जहां रूस और चीन के साथ युद्धाभ्यास चल रहा था। रूसी जहाज ने अमेरिकी जहाजों के लिए चेतावनी जारी की थी कि अमेरिकी विध्वंसक वहां से लौटने के बजाय झंडा ऊपर कर दे और फिर अमेरिकी जहाज से एक हेलीकॉप्टर लॉन्च करने की तैयारी की जा रही थी। नेविगेशन के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के ढांचे के भीतर काम करते हुए एडमिरल ट्रिब्यूट्स ने घुसपैठिए को रूसी क्षेत्रीय जल से बाहर खदेड़ दिया। रूस का दावा है कि करीब 50 मिनट तक समंदर के अंदर तनाव बना रहा, टकराव की स्थिति बनी रही। हालांकि रूसी दावों को अमेरिका ने 100% फर्जी करार दिया है। अमेरिका का दावा है कि यूएसएस चाफी अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के तहत नियमित तौर पर संचालन कर रहा था। एक रूसी विध्वंसक जहाज अमेरिकी युद्धपोत के 65 गज के भीतर आ गया जब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने की तैयारी चल रही थी। 65 गज के इस तनाव के बीच में जो यूएसएस चाफी खड़ा था उसके बारे में जरा जानिए। यूएसएस चाफी एक अर्लेबर्ग श्रेणी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है और 2003 में इसे सेना में शामिल किया गया था। ये विध्वंसक जहाज एक साथ 90 से ज्यादा मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है और विध्वंसक की पिछली पीढ़ियों की तुलना में अधिक भारी हथियारों से लैस जहाज है। यही यूएसएस चाफी जापान सागर में यूसी युद्धपोत के सामने खड़ा था। सी ऑफ जापान प्रकरण 4 महीने में दूसरी बार हुआ है जब रूस ने कहा है कि उसने अपने जल क्षेत्र से नाटो सदस्य युद्धपोत का पीछा किया है। अगर थोड़ी और देर होती तो जिस विध्वंसक युद्ध की आशंका है उसकी शुरुआत हो जाती। व्लादिमीर पुतिन ने जो कहा वो सच के करीब पहुंच जाता। हालांकि रूस ने अगर प्रहार किया तो अमेरिका भी प्रचंड पलटवार करने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका भी उसी के अंदाज में विध्वंसक जवाब देगा। समंदर से लेकर अंबर तक हर तरफ हाहाकार मचेगा क्योंकि भले ही व्लादिमीर पुतिन खुद को 20 कह रहे हैं लेकिन अमेरिका भी रूस से पीछे नहीं है, बल्कि अमेरिका रूस से हर चीज में कहीं आगे है। अब जरा दोनों की ताकत को आंकड़ों में देखिए।
अमेरिका के पास 13,233 एयरक्राफ्ट है, जबकि रूस के पास इसकी तादाद सिर्फ 4,144 है। अमेरिका के पास 1,956 फाइटर एयरक्राफ्ट है, बल्कि रूस के पास 789। अमेरिका के पास 6100 टैंक है, जबकि रूस के पास इसकी संख्या 13,000 है। अमेरिका के पास 11 युद्धपोत है, जबकि रूस के पास सिर्फ 1 है। अमेरिका के पास 68 सबमरीन है, जबकि रूस के पास 64 है। अमेरिका के पास 1800 एक्टिव परमाणु हथियार है, जबकि रूस के पास एक्टिव परमाणु हथियारों की संख्या 1600 है। रूस के पास असीमित रेंज वाली क्रूज मिसाइलों का जखीरा है। हालांकि अमेरिका के पास भी उसी के अंदाज में जवाब देने की शत्रु मारक मिसाइलें। 1200 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम ट्राइडेंट मिसाइल तबाही का पर्याय है। अमेरिका के लड़ाकू विमानों का विध्वंस दुनिया कई बार कई देशों में देख चुकी है। जाहिर है कि रूस और अमेरिका दोनों के ही पास ऐसे ताकतवर हथियार हैं जो यदि भिड़े तो दुनिया तबाह हो सकती है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन को भी अमेरिका की ताकत का अंदाजा है, लेकिन बारूदी बिसात पर वैश्विक विधाता बनने की चाहत में दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन चुका है। जिस एनर्जी फोरम में पुतिन अमेरिका को धमका रहे थे, उसी फोरम में चीन का गुणगान कर रहे थे। चीन और रूस की दोस्ती को प्रमाणित ये तस्वीर कर रही है जो समंदर के अंदर से आई है। चीन और रूस की नौसेना रूस के ग्रेट गल्फ में संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रही है। 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस युद्ध अभ्यास में रूस के सुदूर पूर्व में 14 अक्टूबर को शुरू हुआ था। संयुक्त समुद्र 2021 नाम से युद्ध अभ्यास पीटर महान की खाड़ी में जारी है। चीन की सरकारी मीडिया की माने तो युद्ध अभ्यास के दौरान संचार, बारूदी सुरंग रोधी, हवाई खतरों और पनडुब्बी रोधी कार्रवाई का अभ्यास किया जा रहा है। जाहिर है कि अमेरिका के विरुद्ध उसके दो दुश्मनों का नया गठबंधन है। बीजिंग का बारूदी बादशाह का ख्वाब सुपर लीडर बनना है, जबकि व्लादिमीर पुतिन अपने जानी दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं, अमेरिका को नीचे दिखाना चाहते हैं। चीन और रूस के इस गठबंधन के बीच जब व्लादिमीर पुतिन नाम लेकर सरेआम अमेरिका को धमका रहे हैं, तो विध्वंसक युद्ध का डर पसर रहा है। अग्निबाणों की बारिश की आशंका पड़ी हुई है। बारूदी ब्रह्मास्त्रों से ऐसे विध्वंसक युद्ध की आहट सुनाई पड़ने लगी जो दुनिया के लिए डराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक और एक 11 होते हैं। चीन और पाकिस्तान को भी ऐसा ही लग रहा है। दोनों को यह लग रहा था कि उनकी जोड़ी हिंदुस्तान पर बहुत भारी पड़ेगी और दोनों अपने मकसद में कामयाब होंगे, लेकिन अचानक तस्वीर बदल गई। हिंदुस्तान के साथ दुनिया के तमाम ताकतवर देश एक के बाद एक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। मालाबार युद्धाभ्यास के खत्म होते ही ब्रिटेन और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों ने भारत के साथ वॉर प्रैक्टिस की शुरुआत की है। श्रीलंका भी भारत के साथ जंग की रणनीति साझा कर रहा है। जिनपिंग और इमरान खान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका सामना सिर्फ पीएम मोदी से नहीं बल्कि वर्ल्ड की एक ऐसी टीम से होने वाला है जो ड्रैगन का सिर कुचलने का प्रण ले चुकी है। हिंदुस्तान की सरहद में ड्रैगन के दुश्मन का महाविनाश। समंदर में ब्रिटेन के योद्धा और जंग में बाजी पलटने वाली पलटन।
बंगाल की खाड़ी में आया ब्रिटेन का सबसे बड़ा जंगी जहाज HSM क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर। समंदर में हलचल मचा रही है कई ब्रिटिश सबमरीन और युद्धपोत। ब्रिटेन का जंगी बेड़ा हिंदुस्तान के साथ वॉर प्रैक्टिस के लिए आया है, तो वहीं युद्ध का अभ्यास अमेरिका के अलास्का में भी शुरू हुआ है। जहां भारतीय फौज दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के साथ युद्ध करने का अभ्यास करेगी। हिंदुस्तान के पड़ोस में श्रीलंका में भारतीय सेना मौजूद है और यहां आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की प्रैक्टिस हो रही है। हिंदुस्तान की इस तैयारी से और जंग के मैदान में भारत के साथ तैयार हो रही कई शक्तिशाली देशों की टीम ने जिनपिंग और इमरान को सदमे से भर दिया है। ड्रैगन के तमाम दुश्मन जंग की बड़ी तैयारी में हैं और चीन को चेतावनी देने के लिए सबने हिंदुस्तान को चुना है। चीन और पाकिस्तान की जोड़ी के खिलाफ दुनिया में कैसे एक बड़ी टीम तैयार हुई, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। चीन का विस्तारवाद और पाकिस्तान का आतंकवाद, दोनों ही मोर्चों पर दुनिया के कई देश हिंदुस्तान में एक नया दम भर रहे हैं ताकि ड्रैगन भविष्य में कोई गुस्ताखी न करे। पिछले 3 महीने में दूसरी बार ब्रिटिश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भारत आया है। दूसरी बार HSM क्वीन एलिजाबेथ भारत की नेवी के साथ युद्ध अभ्यास करेगा। जुलाई में भी क्वीन एलिजाबेथ भारतीय नौसेना के साथ वॉर प्रैक्टिस में शामिल था। अब भारत और ब्रिटेन की सेना एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रही है। समंदर में ब्रिटिश नेवी का जंगी बेड़ा मौजूद है, लेकिन इस बार प्लानिंग बहुत बड़ी है। हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं की ताकत देखने के बाद ब्रिटेन ने पहली बार भारत के साथ ट्राई सर्विसेज युद्ध अभ्यास का फैसला लिया है। मतलब इस बार वॉर प्रैक्टिस का दायरा सिर्फ नीला समंदर नहीं, भारत की थल सेना, वायुसेना, तीनों इस बार ब्रिटिश फोर्स के साथ वॉर प्रैक्टिस करने वाली है। ब्रिटिश आर्मी भारतीय थल सेना के साथ मिलकर जंग का अभ्यास करेगी। समंदर में नेवी और ब्रिटिश रॉयल नेवी दुश्मन को मात देने की प्रैक्टिस करेगी। भारतीय वायुसेना भी वॉर प्रैक्टिस में शामिल होकर जंग जीतने का फॉर्मूला तैयार करेगी। अब तक ऐसा युद्धाभ्यास सिर्फ अमेरिका या रूस के साथ होता था, लेकिन अब चीन ने दुनिया को नई चेतावनी दी है और अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी ब्रिटेन भी हिंदुस्तान की ताकत को बढ़ाने के साथ ही ड्रैगन पर नकेल कसने की तैयारी में। ये सब इंडो पैसिफिक इलाके में चीन के बढ़ते दखल की वजह से हो रहा है। तमाम शक्तिशाली देशों को लग रहा है कि चीन इस इलाके में मुश्किल खड़ी कर सकता है। ऐसे हालात में ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए सबसे अहम सहयोगी भारत है। यही वजह है कि युद्ध की आशंका की वजह से ब्रिटेन पहले ही भारत के साथ मिलकर लड़ने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटेन की कोशिश दोनों देशों की सेनाओं के बीच ऐसा कोऑर्डिनेशन तैयार करने की है जिससे भविष्य में हर जंग में जीत सुनिश्चित हो सके। 12 अक्टूबर से मालाबार युद्धाभ्यास शुरू हुआ था। मालाबार युद्धाभ्यास खत्म होते ही ब्रिटिश नेवी आई है। मालाबार में जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नेवी थी। हिंदुस्तान की नेवी ने तीनों देशों के साथ युद्धाभ्यास किया। चीन की टेंशन इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि एक तरफ अमेरिकी सेना का एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विंसन हिंदुस्तान से दूर जा रहा है, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश नेवी का HSM क्वीन एलिजाबेथ भारत में दाखिल हो रहा है। अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर USS लेक शैम्पलेन और USS स्टॉकडेल लौट रहे हैं, तो वहीं ब्रिटिश स्ट्राइकर ग्रुप की नई पनडुब्बी और युद्धपोत हिंदुस्तान की सरहद में आ गए हैं। जिनपिंग के लिए हालात एक जैसे हैं क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों चीन के दुश्मन हैं। इसीलिए देश का नाम बदलना चीन के लिए मायने नहीं रखता। मायने वो तैनाती है जो लगातार बनी हुई है। ब्रिटेन का HSM क्वीन एलिजाबेथ किसी एयरबेस से कम नहीं है। इस पर F-35B लाइटनिंग हेलीकॉप्टर जेट के 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर 36 स्टील्थ लड़ाकू विमान रहते हैं। पनडुब्बियों का पता लगाने वाले 14 हेलीकॉप्टरों की तैनाती है।
एयरक्राफ्ट कैरियर पर चिनूक और अपेचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। क्वीन एलिजाबेथ 65 से ज्यादा विमानों को लेकर सफर कर सकता है। इसमें फ्लाइट डेक के नीचे कुल 9 डेक है। डेक पर विमानों के लिए लिफ्ट है। ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर 400 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन को ट्रैक कर लेता है। रडार इतना पावरफुल है कि 200 किलोमीटर के भीतर मौजूद 900 से ज्यादा टारगेट को ये ट्रैक कर सकता है। क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर 280 मीटर लंबा है। ये 59 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। क्वीन एलिजाबेथ पर 1600 नौसैनिकों को तैनात किया जा सकता है, जिसमें 250 कमांडो शामिल हैं। अमेरिका की सेना भी भारतीय सेना के जवानों के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। अलास्का में युद्धाभ्यास 2021 की शुरुआत हुई है। 29 अक्टूबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के एक इन्फेंट्री बटालियन के 350 जवान शामिल हो रहे हैं। 16 बार अमेरिका और भारत ऐसा युद्धाभ्यास कर चुके हैं। इससे पहले फरवरी में राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दोनों देशों की सेना ने एक साथ वॉर की प्रैक्टिस की थी। अलास्का में इन दिनों 1 डिग्री तापमान है। भारतीय सेना यहां बेहद सर्द माहौल में युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस करेगी। लद्दाख में भारतीय सेना को ऐसे ही सर्द माहौल में रहना पड़ता है। अमेरिकी सेना के साथ भारतीय सेना ऐसे तापमान में हथियारों का सही इस्तेमाल, खुद को सुरक्षित रखकर दुश्मन का प्रहार करने के तरीके सीखेगी। अब श्रीलंका की तस्वीरें देखिए। यहाँ भारतीय कमांडो श्रीलंका के साथ टेरर ऑपरेशंस को अंजाम देने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आतंकियों को हाइडआउट्स पर घेरकर हमला करने का अभ्यास चल रहा है। बाइक्स के साथ हेलीकॉप्टर से अचानक बड़े ऑपरेशन को कामयाब बनाने की प्रैक्टिस हो रही है। आर्मी चीफ भी इस वॉर प्रैक्टिस को देखने पहुंचे थे। श्रीलंका में चल रहा युद्धाभ्यास पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश है। दोनों देश आतंकवाद का सफाया करने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और एक साथ रणनीति बना रहे हैं। भारत और श्रीलंका का युद्धाभ्यास 12 दिनों तक चलेगा। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के तहत श्रीलंका के अंपारा में सैन्य युद्ध ट्रेनिंग स्कूल में ये युद्धाभ्यास चल रहा है। श्रीलंका के सेना प्रमुख जनरल शवेंद्र सिल्वा के निमंत्रण पर सेना प्रमुख नरवणे मंगलवार को श्रीलंका की 4 दिनों की यात्रा पर पहुंचे थे। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के 150 जवान शामिल हुए। कुछ दिन पहले ही भारत ने नेपाल के साथ भी युद्धाभ्यास किया था। सूर्य किरण नाम का युद्धाभ्यास 16 दिनों तक चला। युद्धाभ्यास के दौरान भारत और नेपाल की इन्फेंट्री बटालियन ने संयुक्त अभ्यास किए। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे के साथ मिलकर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की प्रैक्टिस की। इसका उद्देश्य जरूरत पड़ने पर आतंक के खिलाफ और आपदा प्रबंधन के लिए मिलजुल कर काम करना है। इस अभियान में दोनों देशों के 650 सैनिकों ने हिस्सा लिया। पड़ोसी मुल्क नेपाल से लेकर अमेरिका तक भारतीय सेना लगातार वॉर मोड में नजर आ रही है। समंदर में भी युद्धाभ्यास का सिलसिला जारी है। अमेरिका को और देशों के साथ पीएम मोदी की बैठक के बाद ही ये साफ हो गया था कि अब चीन के खिलाफ दुनिया में कई देश एकजुट हैं और चीन की हर गुस्ताखी का जवाब उसे फौरन मिलेगा। हिंदुस्तान के साथ ही ताइवान को लेकर भी अमेरिका सतर्क है। चीन ने दोनों में से किसी भी देश पर आंख उठाई तो उसका सामना उस टीम से होगा जिसे पीएम मोदी ने कई देशों के साथ मिलकर तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तालिबान अपनी कामयाबी के उस मुकाम पर है जिसे हासिल करना ही उसके लिए टॉप लीडर का बारूदी मिशन था। लेकिन दुनिया हैरान है क्योंकि तालिबान का वही टॉप लीडर अखुंदजादा गायब है। सवाल है कि क्या जिन्हें सामने होना चाहिए था उन्हें जेल या कहीं दूसरी जगह अंडरग्राउंड कर दिया गया या फिर उसकी मौत हो गई। दुनिया भर में कयास लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है और इस बीच इतना तो साफ है कि कुछ तो है जो तालिबान छिपा रहा है और इसी वजह से टॉप लीडर अखुंदजादा जिंदा है या मुर्दा, इसे लेकर अटकलें लग रही हैं। पूरी तस्वीर क्या है सच, देखिए
हमारा ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा और सुपर एक्सक्लूसिव पड़ताल। तालिबान को बड़ा इंतजार था अमेरिका के वापस लौटने का, बड़ी बेसब्री थी काबुल की गद्दी हथियाने की। वो हर एजेंडे को साधने में कामयाब रहा, लेकिन बमुश्किल 2 महीने हुए तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता संभाले। 2 महीने में ही तालिबानी हुकूमत में रहस्य के बादल मंडराने लगे। ये सामने आने लगा कि तालिबान जितना शातिर है उससे कहीं ज्यादा खूंखार और चालबाज है। अफगानिस्तान में सत्ता पर पकड़ और तमाम मुश्किलों को बारी बारी से निपटाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे सब ठीक हो रहा है, लेकिन अचानक अफगानिस्तान में एक रहस्य बड़ा बनता जा रहा है। रहस्य है एक चेहरा जो बेहद अहम है, वो लापता है। नाम है तालिबान का सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा। अखुंदजादा को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। अफगानिस्तान में ना अखुंदजादा का पता है, ना ही कोई ठिकाना। तालिबान का टॉप लीडर आखिर अचानक गया किधर है? तालिबान 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 यकीनन 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे से पहले और उसके बाद सिर्फ यही शब्द पूरी दुनिया में सुना जा रहा था, चर्चा में था। लेकिन अचानक अफगानिस्तान में तालिबान के कद के बराबर या फिर उससे भी बड़ा नजर आने लगा एक नया नाम था अखुंदजादा का। पिछले 2 महीने में तालिबान में अंतरिम सरकार भी बन गई और सरकार काम भी करने लगी, लेकिन जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा थी, जिनके नाम आने का न सिर्फ तालिबान को बल्कि पूरी दुनिया को इंतजार था, जिनके हाथों में अफगानिस्तान की सत्ता जाना तय था, वो न सिर्फ गायब हो गए बल्कि एक रहस्य भी बन गए। ऐसे में फिर एक बार सवाल उठता है कि तालिबान के सुप्रीम लीडर दुनिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? तालिबान की सरकार बनने के बाद भी अखुंदजादा अंडरग्राउंड क्यों है? तमाम खबरों के बीच अखुंदजादा गायब क्यों है? अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार में हिब्तुल्लाह अखुंदजादा सर्वोच्च नेता है और सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी है। देश का सर्वोच्च नेता होने के बाद भी हिब्तुल्लाह अखुंदजादा अभी तक सामने नहीं आया है। अभी तक दुनिया के सामने केवल उनकी तस्वीर ही सामने आई। वो तस्वीर भी कब की है किसी को नहीं पता। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक अखुंदजादा के इंटरनेट पर जो तस्वीर है वो बरसों पुरानी है। इन सवालों के बीच सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल है कि तालिबान का सुप्रीम लीडर अखुंदजादा मर गया। सोशल मीडिया पर लगातार लिखा जा रहा है कि एक सुसाइड अटैक में अखुंदजादा मारा गया। वायरल खबर यह भी कि तालिबान ने अखुंदजादा की मौत की पुष्टि भी की और तालिबान के सुप्रीम लीडर की मौत आजकल नहीं बल्कि पाकिस्तान में पिछले साल ही हो गई थी। ये खबर भी इसलिए बड़ी बनती जा रही है अखुंदजादा साल 2016 में तालिबान का सरगना बना था, लेकिन 5 साल में उसका कोई भी बयान किसी भी रूप में सामने नहीं आया। पिछले साल ये खबर सामने आई थी कि अखुंदजादा काफी ज्यादा बीमार था और उसकी मौत पेशावर में हो गई थी, लेकिन इस बारे में उस वक्त ना तो पुष्टि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से की गई और ना ही तालिबान की तरफ से। 2 महीने पहले भी जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी थी, तब भी टीवी9 भारतवर्ष ने पड़ताल की थी। तालिबान के नेताओं से पूछा था कि अखुंदजादा कहाँ है। तालिबान की ओर से लगातार कहा गया है कि अखुंदजादा जिंदा है और जल्द ही सामने आएगा।
हकीकत में हिब्बुल्लाह अखुंज़ादा आज तक कभी भी लोगों के सामने नहीं आया। तालिबानियों ने यह भी दावा किया कि वो पर्दे के पीछे रहकर ही ऑपरेट कर रहा है, लेकिन इसके भी साक्षात प्रमाण नहीं मिले। आज एक बार फिर हमने पड़ताल की, तालिबान के बड़े नेता और प्रवक्ता सुहेल शाहीन से बात की, अखुंज़ादा की मौत पर प्रतिक्रिया मांगी। सुहेल शाहीन ने व्हाट्सएप संदेश में दो टूक कहा कि खबर झूठी है, सच नहीं है। सवाल है कि अखुंज़ादा को लेकर अब तक तालिबान दुनिया से झूठ बोलता रहा है। आखिर वो जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आता, और मर गया तो तालिबान बताता क्यों नहीं? क्या अखुंज़ादा की मौत से तालिबान सरकार को फायदा है? हमारी पड़ताल में इन सवालों के जवाब भी छिपे हैं। तालिबान अपने नेताओं की मौत को छिपाने में माहिर माना जाता है। याद कीजिए तालिबान के पहले नेता और संस्थापक मुल्ला उमर को, जिसे साल 2013 की शुरुआत में अमेरिका ने मार गिराया था, लेकिन इसे भी तालिबान कई सालों तक छुपाता रहा। अखुंज़ादा एक लो प्रोफाइल रूढ़िवादी नेता था जो मुल्ला उमर का करीबी था। वो मुल्ला उमर की तरह ही कंधार का रहने वाला था, जो तालिबान के 1996 से 2001 शासन का केंद्र था। तालिबान अदालतों के प्रमुख के रूप में अखुंज़ादा अपने फैसलों को लेकर क्रूर था, और महिलाओं के बारे में अपने विचारों को लेकर वो पूरी तरह से चरमपंथी था। ऐसे में तालिबान के नेताओं को लगता है कि अगर टॉप लीडर्स की मौत की जानकारी लीक होती है तो लड़ाकों की एकजुटता खत्म होगी। वैसे भी फिलहाल तालिबान अब कई हिस्सों में बटा है। तालिबान में एक नहीं कई गुट है। तालिबानियों का एक गुट पाकिस्तान और हक्कानी ग्रुप के साथ है, जबकि बाकी के ग्रुप इसके खिलाफ है। माना यह भी जा रहा है कि कुछ ही दिनों के बाद अफगानिस्तान में एक बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है, और इस जंग में तालिबानी आपस में ही लड़ेंगे, और ये जंग पहाड़ों के बीच ना होकर के काबुल और कंधार जैसे शहरों में होगी, क्योंकि अलग अलग गुट के नेता अब शहरों में मौजूद हैं। तालिबान को यह डर भी सता रहा है कि अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका फिर नए सिरे से मिशन की शुरुआत कर सकता है। ऐसे में एक सुप्रीम लीडर की मौत की खबर तालिबान को फिर से 20 साल पहले की स्थिति में पहुंचा सकती है, जब उसे काबुल से खदेड़ा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। दुनिया के ताकतवर देशों के बीच अंतरिक्ष में सुपर पावर बनने की रेस बहुत पहले से चल रही है। अमेरिका इस रेस में सबसे आगे है, मगर चीन ने एक ऐसा दांव खेल दिया है जिससे चीन इस रेस में अमेरिका के बेहद करीब पहुंच सकता है। दरअसल चीन अंतरिक्ष में अपना खुद का स्टेशन, स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है, और अगर चीन इसमें कामयाब होता है तो वो दुनिया का ऐसा पहला देश होगा जिसके पास खुद का स्टेशन होगा, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया पर निगाह रख सकेगा। शक है कि इस स्पेस स्टेशन के जरिए चीन अपने खतरनाक मंसूबे को पूरा करने की कोशिश भी तेज कर देगा। शुक्रवार रात 11 बजे के आसपास का वक्त था। एशिया पैसिफिक के ज्यादातर देशों में लोग चैन की नींद सो रहे थे, मगर चीन की राजधानी बीजिंग जाग रही थी, क्योंकि गाजे बाजे के साथ इन 3 अंतरिक्ष यात्रियों का जोरदार स्वागत हो रहा था। तैयारी थी चीन के सबसे बड़े स्पेस मिशन की। ठीक 12:23 पर पायलट जाई जिंगांग, वाई यपिंग और महिला यात्री गुआंगफू शेंजो 13 अंतरिक्ष यान में बैठकर स्पेस के लिए रवाना हो गए 13 महीने की लंबी यात्रा के लिए। और इसी के साथ आगाज हुआ चीन के इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी, सबसे बड़े स्पेस मिशन का। चीन का यह मिशन शी जिनपिंग की उस हसरत को पूरा करने में अहम कदम है, जिसे वो बरसों से देखते आ रहे हैं। शी जिनपिंग का चीन को सुपर पावर और खुद को सुपर लीडर बनते देखने का सपना चीन स्पेस मिशन के जरिए उसके और करीब आ जाएगा। स्पेस के जरिए कैसे चीन धरती पर राज करेगा, इसे समझने के लिए आपको इस स्पेस मिशन को समझना जरूरी है। चीन स्पेस में अपना खुद का स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है। स्पेस स्टेशन को तियानहे नाम दिया गया है, जिसे बनाने की शुरुआत उसने इसी साल अप्रैल में की थी।
3 स्पेस यात्रियों को इसी स्पेस मिशन के काम को आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है। ये तीनों यात्री 6 महीने तक स्पेस में रहेंगे। चीन के इतिहास में पहली बार कोई एस्ट्रोनॉट्स की टीम 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहेगी। दरअसल अंतरिक्ष में चीन की संदिग्ध गतिविधियों पर अमेरिका की तरफ से आपत्ति जताई गई थी और इसी के बाद चीन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर कर दिया गया था। और इसी फैसले के बाद चीन ने अंतरिक्ष में खुद के स्थायी स्टेशन पर काम करना शुरू कर दिया। इस स्पेस स्टेशन के साल 2022 के अंत तक बनकर तैयार हो जाने की पूरी उम्मीद है और इसके बाद बहुत जल्द इसे ऑपरेशनल भी कर दिया जाएगा। इसी के साथ चीन दुनिया का ऐसा पहला देश होगा जिसके पास अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन होगा। चीन का अपना स्पेस स्टेशन होने के बाद अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों की टेंशन बढ़ना लाजमी है, क्योंकि चीन जहां अंतरिक्ष की रेस में अमेरिका के बेहद करीब पहुंच जाएगा, वहीं इसके बाद चीन के अंतरिक्ष में होने वाली नापाक हरकतों पर नजर रखना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे कई वजह हैं। धरती पर चीन के किसी भी परीक्षण या प्रयोग पर सैटेलाइट के जरिए नजर रखना आसान होता है, मगर अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस स्टेशन पर चीन क्या कर रहा है, उसे चीन की मर्जी के बिना जानना नामुमकिन होगा। यह स्पेस स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद होगा और इससे चीन पूरी दुनिया पर नजर रख सकेगा। चीन अपने स्पेस स्टेशन को पाकिस्तान, चीन और ईरान जैसे सहयोगियों के लिए खोल सकता है। सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे हैबिटल आर्टिफिशियल सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है, वो पुराना हो रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 में वो रिटायर हो जाएगा। इसके रिटायर होने के बाद अंतरिक्ष में सिर्फ चीन का स्पेस स्टेशन होगा, यानी हो सकता है कि आने वाले वक्त में बाकी देश चीन पर निर्भर होंगे। चीन ने बीते कुछ वर्षों में अपना दखल अंतरिक्ष में बढ़ा दिया है। बीते 1 साल में चीन मंगल से लेकर मून तक कई स्पेस मिशन लॉन्च कर चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि चीन स्पेस में इतनी रुचि क्यों दिखा रहा है? आखिर चीन अंतरिक्ष में क्या ढूंढ रहा है? इसकी एक झलक चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान के उस बयान से मिलती है जिसे उन्होंने शेनजू के लॉन्च से पहले दिया था। 这不仅生动诠释了特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献的中国载人航天精神，也集中体现了中国人民对太空敢于追梦、勇于探索、永不止境。 चीन अंतरिक्ष में ऐसे तत्वों की खोज कर रहा है जिसके जरिए वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन सके। चीन का अपना स्पेस स्टेशन बनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। चीन रूस के साथ मिलकर चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष केंद्र बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है और इस बारे में चीन के सरकारी मीडिया की तरफ से पुष्टि भी कर दी गई है। इसके पीछे चीन का तर्क यह सामने आया है कि वो इसके जरिए चंद्रमा पर अनुसंधान सुविधाओं को विकसित करना चाहता है। चीन चाहे जो भी कहे, मगर इसके पीछे की हकीकत कुछ और है। शक है कि चीन चांद पर मौजूद हीलियम का खजाना हथियाना चाहता है। उसके खनिजों का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करना चाहता है। चंद्रमा में हीलियम 3 का बहुत बड़ा खजाना है। हीलियम परमाणु ऊर्जा तैयार करने में उपयोगी होता है। चांद पर अंतरिक्ष केंद्र बनाकर चीन चांद के हीलियम का इस्तेमाल कर सकेगा। शक ये भी है कि चीन अपने स्पेस स्टेशन और चंद्रमा पर अंतरिक्ष केंद्र बनाने के बाद दुनिया की नजरों से बचकर खतरनाक हथियार भी बना सकता है। यानी साफ है कि चीन स्पेस की रेस पे सबसे आगे निकलना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि स्पेस पर कब्जे का मतलब है धरती पर राज, और चीन ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएन भारतवर्ष। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है, ये हमने सुना है, लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया में बिल्कुल ऐसा हुआ है। यहां अचानक छप्पर फटा और एक महिला को बेशकीमती खजाना मिला। आसमान से गिरने वाली उस बेशकीमती चीज से महिला पहले डरी, लेकिन बाद में पता चला कि उसे उसके बदले काफी मोटी रकम मिल सकती है।
रात का वक्त था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। ब्रिटिश कोलंबिया के ज्यादातर लोग सो रहे थे। तभी अचानक एक घर की छत से किसी चीज के टकराने की आवाज आई। घर में एक महिला और उसका कुत्ता मौजूद था। महिला को अपने चेहरे के ठीक बगल में किसी चीज के गिरने का एहसास हुआ। महिला ने देखा कि उसके सिर के करीब काले रंग का एक पत्थर पड़ा है। महिला घबरा गई। उसने पुलिस को फोन कर दिया। पत्थर का टुकड़ा महिला से कुछ इंच दूर पर गिरा, जिसके चलते उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे से महिला बेहद डर गई। उल्का पिंड घर की छत में छेद करते हुए महिला के बगल में गिरा था। पत्थर की वजह से महिला के घर की छत फट गई थी। महिला को लगा किसी ने उसके घर पर पत्थर फेंका है। पुलिस आई और जांच हुई तो पता चला काले रंग का पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि उल्का पिंड है। महिला का नाम रूथ हैमिल्टन है। अब यह महिला मुस्कुरा रही है और 3 अक्टूबर की घटना के बारे में लोगों को बता रही है। ये महिला अब उस घटना के बारे में बताते हुए सिहर जाती है, क्योंकि उल्का पिंड का वजन करीब 1.25 किलो है और इसके चेहरे के ठीक बगल में गिरा। डर की वजह से महिला पूरी रात सो नहीं सकी। ये घटना अब सोशल मीडिया पर वायरल है। ये बहुत रेयर घटना है, क्योंकि वैसे तो हर घंटे कोई न कोई उल्का पिंड धरती की ओर आता है, लेकिन ये पृथ्वी के वातावरण में आते ही जलकर राख हो जाते हैं। अब ये उल्का पिंड महिला को मालामाल कर सकता है, क्योंकि रिसर्च के लिए उल्का पिंड की भारी डिमांड है और इसकी बहुत ऊंची कीमत मिल सकती है। महिला का कहना है कि बचपन से उसने कई टूटे तारे देखकर विश मांगा था, लेकिन एक दिन उसके घर में ही उल्का पिंड गिरेगा, ये वो कभी सोच नहीं सकती थी। जख्मी होने से बचने और उल्का पिंड की वजह से मशहूर हुई ये महिला अब अचानक बहुत ज्यादा अमीर हो सकती है। और भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है वाली कहावत सच साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका में एक बार फिर से एक डेडली वायरस ने दस्तक दी है और इस बार कोरोना के किलर वेरिएंट के टारगेट पर हैं मासूम बच्चे। डेल्टा वेरिएंट के चलते बीते कुछ दिनों में लाखों बच्चे संक्रमित हुए हैं और आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कैसे अमेरिका में वायरस संकट विकराल हो गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। कल तक ये बच्चे माँ की गोद में हंसते थे, खिलखिलाते थे, अटखेलियां करते थे। इनके होने से घर गुलजार रहता था। लेकिन आज अस्पतालों में बेड पर करीब करीब बेजान पड़े, एक एक सांस के लिए जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्हें जानलेवा कोरोना वायरस ने जकड़ रखा है। जरा सोचिए, 60 लाख से ज्यादा कोरोना केस। बच्चों में कोरोना का ये आंकड़ा उस देश का है जिसे दुनिया सुपर पावर के नाम से जानती है, जिसकी हैसियत दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क की है। उसी अमेरिका में डेडली कोरोना ने एक बार फिर बच्चों पर कोहराम मचाना शुरू कर दिया। बच्चों पर कोरोना रिटर्न का कहर अमेरिका के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। हर तरफ वायरस बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि टॉप क्लास मेडिकल सुविधाओं वाले इस देश में ना तो बच्चों को आसानी से बेड मिल पा रहे हैं और ना ही इलाज। कोरोना का तांडा वैसा है कि बच्चों के परिजन आस छोड़ रहे हैं। कोरोना इतनी जल्दी फिर लौटेगा और ताकत के साथ और ज्यादा विध्वंसक होकर खासतौर से बच्चों को शिकार बनाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया कि अमेरिका में बच्चों में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 60 लाख को पार कर गई। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से 7 अक्टूबर तक 60.04। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बच्चों में कोविड-19 मामलों की संख्या असाधारण रूप से अधिक है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस बार वायरस के डेडली स्वरूप के टारगेट पर मासूम बच्चे हैं। अमेरिका में बच्चों का हर अस्पताल मरीजों से पट गया है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के हवाले से सामने आया है कि सिर्फ 30 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच ही बच्चों में
1,48,000 से अधिक मामले सामने आ गए हैं। पिछले 4 हफ्तों में अमेरिका में बच्चों में 7,50,000 से अधिक कोरोना मामले सामने आए। 2 हफ्तों में 23 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच कोविड-19 मामलों की संख्या में 6% की वृद्धि हुई है, जो चिंताजनक है। कोरोना की शुरुआत से अब तक बच्चों के संक्रमित होने का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। ऐसा तब है जब अमेरिका में अभी भी कोरोना संक्रमण से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। अमेरिका में अब तक कुल 4.52 करोड़ से अधिक मामले सामने आ गए हैं। कुल 7.33 लाख लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मौतों के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर बरकरार है। अब तक अमेरिका में कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल हुआ भी नहीं है। उससे पहले ही कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने बच्चों पर कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के संक्रमित होने की दर यही रही तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। दरअसल हाल ही में अमेरिका में स्कूलों को खोला गया था, जिसके बाद से बच्चों की पॉजिटिविटी दर में भारी उछाल आया है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि डेल्टा वेरिएंट का इस बार सबसे ज्यादा प्रहार अमेरिकी बच्चों पर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।